दुनिया में आपने बहुत से क्रिमिनल्स की स्टोरीज को सुना होगा, पर क्या हो अगर वो क्रिमिनल्स कम उम्र वाले बच्चे निकले। ऐसे बच्चे जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, लेकिन उनके हाथ खून से रंगे हुए मिले। आखिरकार उन बच्चों के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया एंड क्राइम की दुनिया में अपने हाथ गंदे कर लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही कम उम्र वाले किलर्स की बात करने वाला हूँ, जिन्होंने कम उम्र में ही ऐसे अपराध किए जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंग्लैंड के मर्सीसाइड इलाके में 10 साल के दो बच्चे, जिनमें से एक का नाम था रॉबर्ट थॉमसन एंड दूसरे का नाम था जॉन वेनेबल, उन दोनों ने 2 साल के जेम्स पैट्रिक बगलर नाम के बच्चे को किडनैप करते हैं एंड देन उसे टॉर्चर करते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। एंड जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तो यहाँ पे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 साल के बच्चे आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो आगे वो स्टोरी में आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। 12 फरवरी 1993 को शॉपिंग सेंटर के सीसीटीवी कैमरे में रॉबर्ट और जॉन कई बच्चों को ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बच्चे को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों उस दिन स्कूल बंक करके न्यू स्टैंड शॉपिंग सेंटर में चोरी करने के बहाने से आए थे एंड ऑफ कोर्स बच्चे थे, इसलिए लोगों ने उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि बच्चे हैं, खेल रहे होंगे। उस शॉपिंग सेंटर में रॉबर्ट और जॉन ने कुछ मिठाइयाँ चुराई, बैटरीज चुराई, एक ट्रोल डॉल चुराई और साथ ही साथ एक ब्लू पेंट की एक कैन को चुराया। वो किसी बच्चे को सड़क पे धक्का देकर मारने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन उसी दिन दोपहर में जेम्स अपनी माँ डेनिस के साथ शॉपिंग सेंटर में आया हुआ था। लगभग 3:40 पे डेनिस जब पेमेंट के लिए कुछ सेकंड जेम्स के हाथ को छोड़ती है तो वो वहां से गायब हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड होता है कि रॉबर्ट और जॉन दोनों जेम्स का हाथ पकड़कर उसे शॉपिंग सेंटर के बाहर ले गए एंड वो उसका हाथ पकड़कर लीड्स एंड लिवरपूल कैनल तक लेके गए थे, जहां पर उन्होंने उसे धक्का मारकर सर के बल गिरा दिया और जोर जोर से हंसने लगे थे। जेम्स जब रोने लगा तो वहां पर लोगों ने ध्यान दिया और उनसे पूछा कि आखिर ये रो क्यों रहा है। लेकिन जॉन और रॉबर्ट कहते हैं कि ये हमारा भाई है एंड हम इसे पुलिस के पास ले जा रहे हैं। लोग भी यहाँ पर मजाक समझकर चुपचाप चले जाते हैं। देन यहाँ पर वो जेम्स को 4 किलोमीटर तक पैदल घुमाते हैं। यहाँ पर कम से कम 38 लोगों ने जेम्स को उनके साथ देखा था। नाउ दोनों जेम्स को वोल्टेन इलाके में रेलवे लाइन के पास ले जाते हैं। जेम्स की आंख में वो ब्लू पेन डाल देते हैं एंड उसके मुंह में उन बैटरीज को डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। देन वो उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। उसके बाद रेलवे फिश प्लेट उसके सर पे बहुत जोरों से मारते हैं, जिसके बाद उसकी स्कल बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाती है एंड वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसे लगभग 42 चोट आई थी। देन रॉबर्ट एंड जॉन डर के मारे दोनों उसे रेलवे ट्रैक पर ही रख देते हैं ताकि वो एक हादसा लगे। अब केस जो है वो पुलिस तक पहुंचती है और जब पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखती है तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में वो दोनों बच्चे पकड़े जाते हैं क्योंकि उन्हें कई लोगों ने जेम्स के साथ देखा था और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज में भी वो क्लियरली दिखाई दे रहे थे। जब उनकी छानबीन की गई तो यहाँ पर उनके कपड़ों पर वही ब्लू पेंट लगा हुआ था और कुछ खून के धब्बे भी लगे हुए थे। दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और 1 नवंबर 1993 को कोर्ट में उनका ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल को एडल्ट कोर्ट की तरह ही चलाया जाता है, मतलब दोनों बच्चों को बड़ों की तरह ही पेश किया जाता है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि दोनों को सही और गलत में फर्क पता था, दोनों सब चीजों की समझ रखते थे एंड फिर 24 नवंबर 1993 को दोनों को हर मैजेस्टी प्लेजर के तहत हिरासत में भेज दिया जाता है। शुरुआत में जज ने उनको 8 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन जनता के कहने पर उन्हें 15 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन पैरोल की वजह से 2001 में 8 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पैरोल का मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशंस के साथ सजा खत्म होने से पहले ही कैदी को छोड़ देते एंड उन्हें और उनकी फैमिली को वहां से दूसरी जगह रहने का ऑर्डर दे दिया गया। 1968 इंग्लैंड में एक ऐसा केस हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मैरी फ्लोरा बेल, 11 साल की यंगेस्ट फीमेल किलर जिसने पूरे देश को चौंका दिया जब उसने 2 बच्चों का मर्डर किया। मैरी का जन्म 26 मई 1957 में हुआ। उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी जो अक्सर घर से दूर ही रहती थी एंड मैरी बचपन से ही अनवांटेड चाइल्ड थी। मैरी को बचपन में ही बहुत ज्यादा एब्यूज फेस करना पड़ा था। कई बार उसकी माँ ने ही उसे हर्ट किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैरी की माँ ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही सेक्सुअल अब्यूज के डेंजरस एनवायरनमेंट में धकेल दिया
गया था। स्कूल से लेकर घर दोनों जगह मैरी का बिहेवियर डिस्टर्बिंग था। वो दूसरे बच्चों को चोक करने की कोशिश करती थी। उसे कभी कभी मूड स्विंग्स भी आते थे। 25 मई 1968 मैरी के 11th बर्थडे से एक दिन पहले उसने 4 साल के मार्टिन ब्राउन को एक अबेंडेंड बिल्डिंग में ले जाकर स्ट्रैंगल कर दिया। मार्टिन की बॉडी मिलने पर कोई क्लियर इंजरी नहीं दिखी, इसलिए इनिशियली कॉज ऑफ डेथ समझ नहीं आया। अगली ही रात मैरी और उसकी दोस्त नॉर्मा ने एक नर्सरी स्कूल में ब्रेक इन किया और वॉल्स पर डिस्टर्बिंग नोट्स लिखे। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग एक नोट में लिखा था वी डिड मर्डर मार्टिन ब्राउन, लेकिन पुलिस ने इसे चाइल्डिश प्रैंक समझकर इग्नोर कर दिया। स्कूल और घर दोनों जगह मैरी का बिहेवियर डिस्टर्बिंग था। वो दूसरे बच्चों को चोक करने की कोशिश करती थी, मूड स्विंग्स आते थे और वॉयलेंट भी हो जाती थी। बच्चे उससे डरने लगे थे। मैरी की सबसे क्लोज दोस्त थी नॉर्मा बेल, जो उससे 2 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं था। 11 मई 1968 को एक 3 साल का बच्चा इंजर्ड मिला। उसने बताया कि मैरी और नॉर्मा के साथ खेलते वक्त उसे एयर रेड शेल्टर से पुश किया गया था। उसके बाद तीनों छोटी लड़कियों ने कंप्लेन किया कि मैरी ने उन्हें स्ट्रैंगल की तरह चोक करने की कोशिश की। पुलिस ने वार्निंग दी, लेकिन कोई सीरियस एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद 31 जुलाई 1968 को 3 साल का ब्रायन हॉवे गायब हो गया। रात को उसकी बॉडी टीन लेजी नाम के वेस्ट ग्राउंड पर मिली। इस बार मर्डर और भी हॉरिफाइंग था। ब्रायन को स्ट्रैंगल किया गया था, उसके बॉडी पर कट्स थे, हेयर कट किए गए थे और स्टमक पर एम कर्व करने की कोशिश की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैरी और नॉर्मा दोनों ही सस्पेक्ट बने। नॉर्मा बेल ने कन्फेशन दिया कि मैरी ने उसके सामने ब्रायन को स्ट्रैंगल किया था और बाद में प्राउडली बताया था कि उसे बहुत मजा आया। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में भी फाइबर्स मैरी के क्लोथ से मैच कर गए थे। 7 अगस्त 1968 को दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। मैरी ने पुलिस को सब कुछ बताया। मैरी का रिएक्शन शॉकिंग था। उसने कामली कहा दैट्स ऑल राइट बाय मी। साइकोलॉजिकल टेस्ट में पता चला कि मैरी इंटेलिजेंट थी, लेकिन एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव और वॉयलेंट पर्सनैलिटी को डेवलप कर चुकी थी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रही थी। दिसंबर 1968 में उनका ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में मैरी ने ब्लेम नॉर्मा पर डालने की कोशिश की, लेकिन एविडेंस उसके अगेंस्ट था। जूरी ने मैरी बेल को मर्डरर नहीं बल्कि डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर मैन्सलाफ्टर का गिल्टी माना। नॉर्मा को एक्वाइट कर दिया गया। जज ने मैरी को डेंजरस चाइल्ड डिक्लेयर किया और इंडेफिनाइट डिटेंशन दी गई। उस वक्त मैरी सिर्फ 11 साल 6 महीने की थी और वो ब्रिटेन की यंगेस्ट फीमेल किलर बन चुकी थी। जेल में मैरी ने लगभग 11 साल बिताए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने कस्टडी में भी एब्यूज फेस किया। 1980 में 23 साल की एज में उसे रिलीज कर दिया गया। कोर्ट ने उसकी और उसकी फैमिली की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ लॉन्ग एनोनिमिटी ऑर्डर पास किया। आज भी मैरी बेल की एग्जैक्ट लोकेशन सीक्रेट रखी जाती है। मैरी बेल का केस आज भी दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग चाइल्ड किलर केस में से एक माना जाता है। ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं था, बल्कि एक ब्रोकन चाइल्डहुड, एब्यूज, निग्लेक्ट और साइकोलॉजिकल डैमेज का भी था। नाउ ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही फेमस है बिकॉज आधे से ज़्यादा यूट्यूबर्स ने इसे कवर कर रखा है। मैं इस केस को कवर नहीं करना चाहता था क्योंकि कुछ लोग शायद स्किप कर देंगे वीडियो को। सो यहाँ पे आपकी मर्जी है। अगर आपको इस केस के बारे में पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है मुसहरी नाम का। इस गाँव में सब कुछ नॉर्मल था जब तक इस बच्चे ने अपने हाथ खून से नहीं रंगे। एंड इसके आने के बाद गाँव में कुछ माहौल अजीब होने लगा था। 2006 में अमरजीत की फैमिली की ही एक छोटी बच्ची अचानक से गायब होती है। पर सरप्राइजिंग बात ये थी कि इसकी कंप्लेंट पुलिस में नहीं दी जाती है, लेकिन ये पूरा का पूरा न्यूज गांव में फैल जाता है। पर इस मैटर को छुपाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ महीनों बाद वापस से एक और बच्ची उसी की फैमिली से गायब होती है। आपको आगे पता चलेगा कि आखिर ये बच्चियां उसी की फैमिली से क्यों गायब हो रही हैं। सो ये सब देखने के बाद गाँव में अब डर बढ़ने लगा। नाउ जब ये सब हो रहा था तो अमरजीत 7 साल का था। 2007 में एक और 6 महीने की बच्ची गायब होती है, लेकिन इस बार वो किसी और की फैमिली की बच्ची थी। अब यहाँ पर ये कंप्लेंट पुलिस तक पहुँचती है और पुलिस फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पहले से ही 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, वो भी अमरजीत की ही फैमिली के। पुलिस जब यहाँ पर अमरजीत की फैमिली से पूछताछ करती है
तो वो कहते हैं कि ये सब का जवाब अमरजीत ही दे सकता है। फैमिली उन पहले 2 मर्डर के बारे में पूरा बताते हैं। फिर पुलिस जो है वो अमरजीत को बुलाती है एंड उससे पूछताछ करती है। वो अमरजीत से जितना सवाल करती अमरजीत उतना ही हंसने लगता। मतलब कि पुलिस उससे जितनी बार सवाल करती थी वो बार बार बिना जवाब दिए सिर्फ हंसता ही रहता था। पुलिस को भी लगने लगा था कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस बच्चे पर, लेकिन उससे थोड़ा और पूछताछ करने पर अमरजीत कहता है कि अगर तुम मुझे बिस्किट दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर पुलिस उसको एक बिस्किट का पैकेट देती है और फिर उससे सवाल करना शुरू करती है। वो सब कुछ बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि मैंने ही खुशबू को मारा है। खुशबू वही 6 महीने की बच्ची थी जो कि गायब हुई थी। पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो गई एंड जब उसे जगह के बारे में पूछा गया तो वो एक और बिस्किट की डिमांड करता है। पुलिस उसे फिर से एक और बिस्किट देती है। उसके बाद वो उन्हें उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी को रखा था। पुलिस वहाँ पर जब छानबीन करती है तो पुलिस को झाड़ियों के पास ही उस छोटी बच्ची की लाश मिलती है। पुलिस ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि एक 8 साल के बच्चे ने ये सब किया था। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। यहाँ पर अमरजीत पुलिस स्टेशन में सब कुछ कन्फेस करता है। वो बताता है कि उसने ही उसकी चाची की बेटी और उसकी छोटी बहन और साथ ही साथ 6 महीने की खुशबू का मर्डर किया है। शॉकिंग बात तो ये थी कि जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो कहता है कि मुझे ये सब करने में मजा आता है। जब लोग दर्द में होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। डॉक्टर्स ने जब मेंटल इवेल्युएशन किया तो रिपोर्ट में बताया गया कि उसको कंडक्ट डिसऑर्डर था, जिसके कारण उसको एम्पैथी और राइट रॉन्ग का सेंस प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। अब सबको पता है कि माइनर होने की वजह से उसे जुवेनाइल होम में भेज दिया गया एंड बाद में डॉक्टर्स की सुपरविजन में उसे शिफ्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमरजीत साडा की करेंट सिचुएशन पब्लिक डोमेन में क्लियर नहीं है। 3 फरवरी 2004 मियामी के साउथवुड मिडिल स्कूल में एक बिल्कुल नॉर्मल स्कूल मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी। स्टूडेंट्स स्कूल गेट के बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े थे। कोई हंस रहा था, कोई होमवर्क डिस्कस कर रहा था और सब बस फर्स्ट बेल का वेट कर रहे थे। एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऑर्डिनरी था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनट में स्कूल हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग क्राइम्स में से एक होने वाला है। जैसे ही गेट ओपन हुआ, स्टूडेंट्स क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगे। हॉलवेज धीरे धीरे भरने लगे। टीचर्स अटेंडेंस प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन इसी भीड़ में 2 स्टूडेंट मिसिंग थे। 14 साल का जेमी गफ एंड उसका दोस्त माइकल हर्नांडेज। कुछ देर बाद एक स्टूडेंट सेकेंड फ्लोर के बाथरूम में गया। पहले उसने फ्लोर पर कुछ ब्लड ड्रॉपलेट्स नोटिस किए। उसको लगा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन जैसे ही वो एक स्टॉल के पास गया, जब उसने स्टॉल के नीचे देखा तो बहुत ज्यादा डर गया। स्टॉल के अंदर जेमी गफ की बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड थी। उसके थ्रोट पर ब्रूटली अटैक किए गए थे। बॉडी के ऊपर मल्टीपल स्टैब वाउंड्स भी थे। सीन इतना हॉरिफाइंग था कि स्कूल तुरंत पैनिक में चला गया। स्टूडेंट्स को क्लासरूम में लॉक कर दिया गया। टीचर्स टेरिफाइड थे और पूरे कैंपस में चाओस स्प्रेड हो गया। फिर यहाँ पर पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गया। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई आउटसाइडर स्कूल में घुसकर आया होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग डिटेल सामने आई कि सुबह से एक स्टूडेंट रिपीटेडली बाथरूम के एरिया के पास देखा गया था और वो था माइकल हर्नांडेज। माइकल कोई ट्रबल या वायलेंट स्टूडेंट जैसा नहीं लगता था। एकेडमिकली इंटेलिजेंट था और टीचर्स के अकॉर्डिंग एक स्मार्ट और क्वाइट स्टूडेंट माना जाता था। बाहर से देखो तो बिल्कुल नॉर्मल टीनेजर लगता था, लेकिन पुलिस ने नोटिस किया कि उसके शर्ट पर ब्लड स्टेन्स थे। यहाँ पर पुलिस का शक जब माइकल पर जाता है तो वो उससे पूछताछ करती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो उन्हें रैंडम एक्सप्लेनेशन देता है, नोज ब्लीड, एक्सीडेंटल स्टेन, कंफ्यूजन। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चनिंग इंटेंस होती है उसकी स्टोरी टूटने लगती है। बाद में उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। फिर इंटेरोगेशन रूम में जो हुआ उसने डिटेक्टिव्स को भी डिस्टर्ब कर दिया। इंटेरोगेशन के दौरान माइकल सरप्राइजिंगली काम था। ना उसके फेस पर फियर था, ना रिग्रेट था और ना ही पैनिक था। वो बिल्कुल कंपोज टोन में आंसर दे रहा था, जैसे किसी ऑर्डिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हो। डिटेक्टिव्स ने उसे डायरेक्टली पूछा, तुम जेमी को बाथरूम में क्यों ले गए? और उस मोमेंट पर माइकल ने बिना हेजिटेशन के कन्फेस कर दिया। उसने कामली कहा कि उसका प्लान था जेमी को मारने का। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये सडन अटैक नहीं था, ये पूरी तरीके से एक प्लान मर्डर था। माइकल ने पहले जेमी का ट्रस्ट गेन किया, फिर उसको बाथरूम स्टॉल तक ले गया। उसने फिंगरप्रिंट्स अवॉइड करने के लिए ग्लव्स पहने हुए थे और उसके हाथ में नाइफ पहले से ही रेडी था। और जैसे ही जेमी स्टॉल के अंदर गया, माइकल ने उस पर ब्रूटली अटैक कर दिया। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि वो इंटेरोगेशन में ये सब डिटेल्स एक नॉर्मल टोन में एक्सप्लेन कर रहा था।
बिना किसी इमोशन के और बिना किसी रिमोर्स के। लेकिन हॉरिफाइंग यही खत्म नहीं होता। पुलिस को बाद में पता चलता है कि जेमी अकेला टारगेट नहीं था। माइकल का दूसरा फ्रेंड एंड्री मार्टिन भी उसकी हिट लिस्ट पर था। माइकल का प्लान था कि जेमी के बाद एंड्री को भी बाथरूम में सेम तरीके से किल किया जाए, लेकिन एंड्री उस दिन स्टॉल में गया ही नहीं और इसी वजह से वो बच गया। इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन में माइकल के बिहेवियर का एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आया। डिटेक्टिव्स ने ऑब्जर्व किया कि वो इमोशनली डिटैच था, उसमें एम्पैथी ऑलमोस्ट नहीं थी। वो अपने एक्शंस को कामली जस्टिफाई करता रहा। उसने ग्लव्स, नाइफ और एविडेंस डिस्पोजल तक पहले से ही प्लान किया हुआ था। एक्सपर्ट्स ने बाद में कंक्लूड किया कि उसका बिहेवियर सेवियर कंडक्ट डिसऑर्डर ट्रेट से मैच करता था, लेकिन क्योंकि वो माइनर था, ऑफिशियली उस टाइम उसको सर्टेन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं किया जा सकता था। 2008 में कोर्ट में ट्रायल के बाद माइकल हर्नांडेज को फर्स्ट डिग्री मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर दोनों चार्जेस में गिल्टी डिक्लेयर किया गया। कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल सेंटेंस दिया। बाद में जुवेनाइल सेंटेंसिंग लॉस चेंज होने के बाद उसका केस दोबारा रिव्यू हुआ, लेकिन 2016 में भी कोर्ट ने उसके लिए लाइफ सेंटेंस मेंटेन रखा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ साल बाद 29 अप्रैल 2021 को जेल के अंदर ही माइकल की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ कार्डियक डिसरिथमिया और ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी। उस वक्त उसकी एज सिर्फ 31 इयर्स की थी। ये केस आज भी लोगों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि किलर कोई मास्क स्ट्रेंजर या आउटसाइडर नहीं था। वो एक नॉर्मल लुकिंग स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन उसके अंदर एक इतना डार्क माइंडसेट चल रहा था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। तो यहाँ पर ये सारे केस कवर होते हैं। ये सारे केस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके से प्रेजेंट किए गए थे, मैंने भी आपके सामने उसी तरीके से प्रेजेंट किया है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा। सो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।